Hello and good afternoon to all of you. Welcome you all back to our mechanical property of solid lecture number 6. ठीक है, so just do a quick revision. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस, है ना. हुक्स लॉ स्टार्ट होता था फ्रॉम अ ग्राफ. रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जिसको जहां तक कंप्लीट हुआ है वहां तक क्वेश्चन पूछेगा एंड विल सी कि बाद में फिर जब कभी टाइम मिलेगा तो फिर से अरेंज कर देंगे. ठीक है, देखो प्रॉब्लम किधर है ना. प्रॉब्लम मेरे लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया था. यंग्स मॉडुलस का बेसिक स्टार्ट ही होता था कहां से कि दिस हुक्स लॉ is valid only under a proportional limit. तो प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए ही, ग्राफ के लिए ये वैलिड है. प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है ये हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देख लिए थे. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्चुअली ऐसा बना था. इट वाज लाइक दिस वन, ऐसा कुछ होता था. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है फ्रॉम ओरिजिन ओ to this straight portion, let's name it this point as a. तो ये जो होता था इसी को हम लोग बोलते थे प्रोपोर्शनल लिमिट. और यहाँ पर होता था एक पॉइंट बी जिसको हम लोग बोलते थे अपर लिमिट. पॉइंट बी के इधर ये जो रीजन था, दिस रीजन वाज नेम्ड एज इलास्टिक रीजन. इस रीजन को इलास्टिक जोन कहते हैं, इलास्टिक रीजन कहते हैं. और इसके बगल वाला ये जो रीजन है दैट इज नोन एज प्लास्टिक जोन. ये जो रीजन था दैट वाज नोन एज प्लास्टिक जोन. वी हैव नथिंग टू डू विथ प्लास्टिक जोन. प्लास्टिक रीजन से अपने को कोई मतलब नहीं है. हमारा मतलब होता है कि ये इलास्टिक जोन में, और वो भी खास करके कब तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक. प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये जो लाइन होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब हुक्स लॉ कहता था कि विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन. ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज modulus of elasticity. So stress will be equals to some kind of constant, let's name it as E into strain, into strain. और यहाँ से E is equal to आता था stress upon strain, stress upon strain. That is called as, this constant value is called as modulus of elasticity, modulus of इलास्टिसिटी. ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिए थे. इलास्टिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. ओके, सो बॉडी के अंदर जो चेंजेज आता है, जो भी एक्सपेंशन होता है, वो तीन तरह का होता है जिसको हम लोग स्ट्रेन के नाम से जानते हैं. और स्ट्रेन तीन तरह का होता था. दैट वाज द लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड थर्ड वाज शियर स्ट्रेन. सो ऑन द बेसिस ऑफ थ्री स्ट्रेन्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी तीन तरह से डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस, वन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस. और यंग्स मॉडुलस किसके लिए डिफाइन होता है? दिस इज डिफाइंड फॉर द लीनियर स्ट्रेन मॉडुलस, है ना. लीनियर स्ट्रेन के लिए डिफाइन होता है. इट इज, इट्स सिंबल इज y एंड दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain. ओके, सो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया. एंड फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन द फॉर्मूला वाज डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. फ्रॉम हियर वी गेट इट एफ into original length divided by area into change in length.
एंड ऑन दिस फॉर्मूला हमने कुछ क्वेश्चन से सॉल्व भी किए थे, इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। डेल्टा एल क्या है? दैट इज द इलोंगेशन, वाई इज द यंग्स मॉडुलस एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। एक तरह के मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, दो ही चीजों के साथ वेरी करता है। वन इज कि आपका सब्सटेंस कौन सा है, मैटर किस तरह का है, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। वन इज टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड अनदर वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता है या घटता है। अब चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, और ये जो मैं बता रहा हूं दीज आर द टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ऑब्वियसली ये भी दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा, दैट इज द टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो एक तरह के मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस हो, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। So this was the one of its first type is Young's modulus. The second is called as bulk modulus. Okay, so bulk modulus किसके लिए होता था? Bulk modulus was for volumetric strain. Mute कर लो भाई, किसका है? Bulk modulus is for volumetric strain, and the third was known as modulus of rigidity. Modulus of rigidity, जिसको हम लोग कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको नीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बल्क मॉडुलस को के से डिनोट किया जाता है, दिस इज के। ओके, सो बल्क मॉडुलस किसके लिए है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, सो बल्क मॉडुलस में अगर आपको याद होगा तो एक वॉल्यूम होता था और उस वॉल्यूम को कंप्रेस किया जाता था बाय एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? दैट वाज द इनिशियल वॉल्यूम, और ये कंप्रेस होकर के इसे छोटा वॉल्यूम बन जाता था। और इनके बीच में ये जो वी डैश है, इस इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ जो चेंजेज आता है उसी को हम लोग बोलते थे चेंज इन वॉल्यूम। और ये किसके वजह से आता था? दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने बोला था ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये आपको यूज में आएगा, या अरित आई नो, एक एक्सटर्नल प्रेशर इसमें लगेगा बाहर से, एंड दैट प्रेशर विल बी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब लिक्विड या फ्लूइड, मतलब लिक्विड या गैस, कॉमनली नोन एज फ्लूइड। इन दोनों के वजह से जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, ये आप फ्लूइड में पढ़ेंगे, इसका यूज आएगा। तो ये जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज आल्सो अ काइंड ऑफ नॉर्मल फोर्स, बिकॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है दैट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक्ट करता है, तो दैट इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, सो इन प्लेस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एफ बाई ए, हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? दैट इज पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी। दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। सिमिलरली अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना होगा तो दैट विल बी शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ठीक है, so that is for the modulus of rigidity denoted by G। ओके, तो ये था हमारा कल का क्लास, यहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए थे। हम लोग यंग्स मॉडुलस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, और आज के क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू विथ फ्यू मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन our first example, start solving this question. The question is like, a fixed volume of iron is drawn into a wire of length L. ठीक है, the extension X is produced in this wire by a constant force F is proportional to.
ओके, पहला आंसर आ गया है। और कोई? यस सैफ, बिल्कुल उज्जवल, कल के नोट्स में ही था। गो अहेड, जल्दी जल्दी बताइए। ऋषिराज, आदित्य, अमन, अच्छा अमन तो कल था ही नहीं। आर्यन या खुशी, दैट्स करेक्ट। ऋषि 1/L, तो ऋषि का ऑप्शन है बी। 3 आंसर है सी पर। सिमरन का भी आंसर सी, श्वेता भी सी, आर्यन भी सी। ओके ग्रेट। सो बिल्ली की सरकार बनती है, सब लोग कैट के साथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन, कल मैंने बताया था कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल, करेक्ट। अब यहां पर जो बोला गया कि द एक्सटेंशन इज एक्स प्रोड्यूस्ड इन द वायर, इसका मतलब डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज एक्स। So x will be equals to f into L divided by a into y, करेक्ट। हमसे पूछा गया है कि से अगर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा, ओके, अगर मुझे यहाँ पर कंपेयर करना पड़े, फिक्स्ड वॉल्यूम करना पड़े, तो उसके लिए मैंने बोला था यू हैव टू जस्ट डू दिस ऑपरेशन। इससे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, दैट विल बिकम्स वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू यंग्स मॉडुलस। नाउ वॉल्यूम इज फिक्स्ड, मतलब वी को कांस्टेंट कर दिए। ड्रॉ इनटू वायर एल, तो एल का वैल्यू है इन दिस वायर अ कांस्टेंट फोर्स, तो अगेन फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। और चूंकि मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस तो ऑब्वियसली कांस्टेंट तो होगा ही। तो ये पूरा का पूरा ये टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। सो एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स करेक्ट माला। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो फोर्स किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन जो आप लोग एनएलएम में पढ़े थे, यहां से आपको कैलकुलेट करना होगा, फाइंड इट। ओके, पल्लवी, पल्लवी कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। आपने ये सब पढ़ा है पहले, मतलब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या फर्स्ट लेक्चर नो है? सर। तो समझने में थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा, बट ठीक है, कोई नहीं। तुरंत इसके बाद जस्ट एक टॉपिक स्टार्ट होगा, हम लोग आखिरी में ही चल रहे हैं, द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ओके, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 blocks, each of same mass M, are connected with wire W1 and W2 of same cross-sectional area A. The Young's modulus Y, neglecting friction, the strain developed in wire W2. Now, क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। फिगर बना हुआ है, यू नॉट नॉट, आपको फिगर से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। What we have to find out is strain. इस बार इलोंगेशन नहीं बताना, इस बार स्ट्रेन बताना है ओनली। आया क्या किसी का? वेरी इजी क्वेश्चन।
ओके, पहला आंसर आया विनय का डी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट, और किसी का कोई आंसर? ऋषि राज का भी आंसर डी ही है। ओके, तो 2 वोट डी को। देखते हैं कौन जीतता है। डी के साथ 2 वोटिंग हो गया। व्हाट अबाउट द अदर्स? विनय एंड ऋषि दोनों का आंसर आ गया है। आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं। स्टिल यू हैव 3 लाइफ लाइन्स। ओके, एक नया ऑप्शन सैफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, एंड उज्जवल ऑप्शन नंबर ए, खुशी सर ऑप्शन नंबर ए। यस, सर A2mg/3ay। ओके, सिमरन का आंसर भी ए है, माला का भी ऑप्शन ए ही है। नाउ एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय गर्ल्स, क्या हो गया बॉयज? ओके, आदित्य भार्गव, आदित्य का ऑप्शन डी है, क्योंकि आदित्य A2 से है और A2 के लोग डी को सपोर्ट कर रहे हैं। आयुष सिन्हा का ए कहना है, मतलब ठीक है। प्रियांशु का डी कहना है। सो लेट्स काउंट द वोट। डी, डी के साथ कितना वोट है? विनय का डी है, ऋषि का डी है, तो 2 वोट हो गया। 2 3। आदित्य का भी हो गया, प्रियांशु का भी डी, 4 वोट हो गया। ए के साथ कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 वोट है भाई। ए के साथ 5 वोट है, और बी के साथ ओनली 4। बी का तो भाई जमानत जब्त हो गया। सैफ तुम्हारे पाले में किसी ने वोट नहीं दिया। ओके, 1 अगेन, 5/5। प्रशांत भी बोल रहा है कि डी ही होगा। चलिए देखते हैं, अब मेरा वोट फाइनल वोट होगा। ए का सरकार बनता है या डी? डी फॉर अगेन, आर्यन फिर से आ गया ए के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि फाइंड द स्ट्रेन, और आपको दिया गया है यंग्स मॉडुलस। आपको बोला गया है कि से तीनों का मास m है और सब के सब एक वायर से कनेक्टेड है, W1 एंड W2 नाम दिया गया है। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, A है। यंग्स मॉडुलस दे ही दिया गया है। हमसे पूछा गया कि वायर टू में स्ट्रेन बताइए। नाउ फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन ड्रॉ हियर, दिस इज टेंशन T2 and here it will be tension T2. Okay, now let's see कि यहाँ पर टेंशन T1 है और यहाँ पर भी टेंशन T1 लगेगा। So we can draw this free body diagram। ये हम लोग बेसिक NLM में इतना तो पढ़ ही चुके हैं। Okay, now how to find this tension? बोला गया है कि ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब द होल सिस्टम विल स्लाइड along this direction with let's say acceleration A। ओके, तो सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg, और इसको रोकने के लिए और कोई फोर्स नहीं है। सो नेट फोर्स विल बी mg एंड होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो एक्सेलरेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। mg डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m प्लस m, दैट विल बी 3m। सो दिस विल बिकम g बाई 3। ना अगर मुझे इसका टेंशन फाइंड आउट करना है, दैट इज मुझे T2 फाइंड आउट करना है, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ओनली फॉर दिस ब्लॉक। ओके, ये भी ब्लॉक नीचे A से ही जा रहा होगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस ब्लॉक का, तो इसका मास होगा m, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा T2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा विथ एक्सेलरेशन A। तो मैं न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिख देता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टेंशन T2, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू A। तो T2 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस mg माइनस ma। A का वैल्यू आपको पहले से पता है, दैट इज g/3। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 2
2mg/3। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नॉट वरी अबाउट दैट। हमें मिल गया टेंशन। अब अगर अपने को टेंशन मिल गया, मुझे चाहिए स्ट्रेन, आपको दिया गया यंग्स मॉडुलस। अब आप इतना भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि हम लोग स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम द गिवन डेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस बार अपने को स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, ना कि एक्सटेंशन। तो जब मुझे स्ट्रेन पता करना है तो स्ट्रेन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ओके, सो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया आपको दिया गया है कितना? ए। एरिया इज गिवन बाय ए and the force is tension, that is 2mg/3. So your stress will be equals to 2mg/3। आंसर कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय a into यंग्स मॉडुलस y, that will become 2mg divided by 3ay। a is the correct answer, b हार गया, है ना? b हार गया, no problem at all। Now the next question is a very difficult one, so I am thinking कि ये जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ये लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आराम से बैठ करके सॉल्व करिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। द स्टील वायर ऑफ डायमीटर डी, area of cross section A and length 2L is clamped firmly at 2 points A and B. So these are the 2 points A and B. A and B पर है, which are 2L meter apart. So you can see there, this is L, this is L. नीट वाले अवॉइड ही करे तो अच्छा है, अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। If they can solve then it's fine, but by its own, ना कि गूगल पर जाकर के सर्च करके। A body of mass m is hung at the middle point of the wire such that the middle point sags। sag मतलब होता है, this is called as sagging, है ना? तो जो ये नीचे की तरफ जो बेंड हो जाता है ना, नीचे की तरफ जो ये खिसक जाता है, this is called as sagging। तो पॉइंट sags by x लोअर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए यहां से इस पॉइंट का जो दूरी है वो आपको x दिया गया। इफ यंग्स मॉडुलस इज y देन m इज गिवन बाय, m का वैल्यू क्या होगा अगर इस वायर का यंग्स मॉडुलस दिया गया है y। सो ऑब्वियसली देखिए कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इनिशियली इसका लेंथ, इस सेक्शन का लेंथ l था, अब इस सेक्शन का लेंथ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलोंगेशन। ओके, तो आपको इनडायरेक्टली इलोंगेशन दिया गया है ना? व्हाट यू हैव टू डू इज, बेसिकली देखो नीट के लिए ये कोई जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इस क्वेश्चन में जो एक दो कंसेप्ट लगे हुए हैं वो शायद आप लोग नहीं जानते हो। डू यू नो बाइनोमियल एक्सपेंशन? नीट पेपर नो सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो शायद इस क्वेश्चन में जाकर के आप फंस जाएंगे, है ना? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वैसे आपको जानना तो है, पर अभी आप नहीं जानते हो तो अभी के लिए आप रहने दीजिए इस क्वेश्चन। ब्रीफली समझा दीजिए। ब्रीफली ही समझाया भाई। मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली ये इस तरह का अगर कोई भी फॉर्मूला आता है 1 + x⁻n, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया जाता है 1 + n इंटू x⁻n माइनस क्या होता है n इंटू x⁻n, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं -1 है। -1 ना, रियली? फिर नेक्स्ट होता है n-1 इंटू x⁻n-2।
पता नहीं, मुझे नहीं याद। एक बढ़ेगा एक घटेगा एक बढ़ेगा। हाँ जो भी है। रहने दीजिए सर, तो हो हाँ गया हाँ, सर, मुझे मुझे पता नहीं है, याद नहीं है तो गलत नहीं कर। हम भी समझ गए। हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। मैथ वाले को याद होगा। मैथ वाले तो पढ़े होंगे सर ना। आप सही ही लिखे थे। यस सर, पढ़ ली। यस सर। क्या होता है फॉर्मूला, बोल दो फिर ही, पढ़े हो तो फिर बताओ। बोल रहे तो जे 1 प्लस एक्स रेज टू सही तो पावर बोले एन। सर आप। क्या होता है 1 प्लस 1 बोल। पावर एक्स लिखिए, एक्स। यहाँ पर क्या लिखूं? वह उसका 0 ही पावर रह जाएगा, 1 का पावर बढ़ेगा, वो तो ठीक है, उसके बाद क्या एक्स का लिखूं? पावर बढ़ेगा, एक्स। एक्स। हाँ वो पावर हो गया 1 रहता है वहां पर। यहाँ पर पावर 1 रहेगा। यस सर, इंक्रीज करेगा पावर। और यहाँ एक्स पर का क्या पावर रहेगा? इंक्रीज एक्स करेगा, का कोफिशिएंट क्या होगा? वो 1 ही रहेगा, है 1 ही न रहेगा। सर 1 ही रहेगा, 1 पे पावर कुछ भी 1 ही रहता है। चलिए सर, वहाँ समझ नहीं गए। रहे। इसका एग्जैक्ट सर है, एग्जैक्ट होता है सर x प्लस वाई होल टू द पावर n का होता है nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y का पावर 1 प्लस हम बोले nc2 तुम x लोग। का पावर n माइनस 2 y का पावर 2। ऐसा आ जाता है, तो 1 का पावर एनीथिंग 1 ही रह जाएगा ना। सर यहाँ पर होता है n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लोगे ना, x रेज टू पावर स्क्वायर। ये तो होता है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। n-1 तो पल्लवी कुछ बोल रही है, पल्लवी बोलो। ऐसा लिखते हैं। पल्लवी फार्मूला याद है क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन का? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, 1 plus हाँ NC1 plus NC1 into x to the power 1 plus आपको NC2 into सॉल्व x to करने the का आ power रहा 2. है। ऐसा ना, सो ऑन ना। Yes, sir. हम ही लोग Okay. तो ये भी बोल रहे थे। Still NCN तो into x to the NC1 power का n. मतलब क्या हो गया? 1 प्लस NC1 का मतलब हो गया n n x रेज टू पावर 1। यस NC2 का मतलब क्या हो गया? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 1 बाई डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 एक्स स्क्वायर। छोड़ मेनली देखो इसके बाहर हम लोग जाते नहीं है ना, हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। 1 प्लस एन एक्स बस। तो आपको एक टर्म आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, मतलब फंक्शन में ऐसा नहीं है कि ये एक्स मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 1 प्लस वाई रेज टू पावर एन, फॉर्मूला है 1 प्लस वाई इंटू एक्स। बस ये आपको यूज करना होता है, देन यू कैन यूज इट। म्यूट कर लो भाई, हो गया। रितेश सर रितेश सर का अनम्यूट करके बैठे रहते हैं आराम से। ओके, तो ये आपको एक जगह मिलेगा जहां पर आप यूज कर सकते हो 1 प्लस वाई रेज टू पावर एन, 1 प्लस वाई सॉरी एन इंटू वाई, ऐसा कुछ होगा। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैथ वाले ऐसे ही रहने दिमाग दीजिए, मैथ है। हमको आता है। बेइज्जती 1 प्लस वाई रेज टू पावर एन, वो तो मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग को आता भी है कि नहीं आता है। मैंने आपको तेरी सर गूगल बाबा कहता है। वाई प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई का स्क्वायर। अब देखो हम लोग, देखो फिजिक्स में ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है, हम लोग इसको करते हैं इग्नोर। जहां पर भी हायर ऑर्डर का पावर रहेगा उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 1 प्लस एन वाई का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बता दो क्या ये क्वेश्चन, चलो देख लो। एक जब दिन रहने दीजिए। सर अभी मैं तो- छोड़ दीजिए ना। हाँ ओके चलो फिर छोड़ दिया। ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ हियर इज द, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना। क्या यार नींद में रहता है सर, कब से खोला हुआ था तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा था। चलो जल्दी करो, हो गया। डन। हो गया। ओके नाउ द elongation ड्यू टू सेल्फ वेट।
इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने हैंग कर दिया है ना, ये ऐसा लटका हुआ है और यहाँ पर एक रॉड है, लेट्स से कि ये रॉड कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इस रॉड का वेट है W, यू नो, वेट है W, और इस रॉड का जो लेंथ है दैट इज L, रॉड का जो लेंथ होगा दैट इज L। बोला ये गया है कि से इस रॉड का अगर यंग्स मॉडुलस Y है, इसमें इलोंगेशन कितना होगा सेल्फ वेट की वजह से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार फिर रॉड ऑफ लेंथ, बता रहा हूं सिंगल, रॉड ऑफ लेंथ L एंड वेट W is hanged from a ceiling, Find elongation in rod due to its self weight, घर में पंखा होता है, यस सर। पंखा का वो रॉड देख रहे हो, यहाँ बैठे होगे हाँ, उसके ऊपर पंखा होगा, देख लो उसका रॉड, हाँ है सर। ना, इट्स लाइक, देख लिए। ओके, ये वही देख रॉड लिए। है और उसके नीचे देख रहे हो कि वो एक हैवी सा ऑब्जेक्ट बॉब टाइप का है, यू नेग्लेक्ट दैट, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस रॉड का अपना खुद का भी वेट होगा ना, और ये वेट नीचे की Yes, तरफ sir. लग रहा होगा, तो हाँ, आप बताइए कि इसके वेट के वजह से इसके अंदर जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा। कंसीडर यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड इज y, मॉडुलस ऑफ रॉड इज y। मान लीजिए कि इस रॉड का यंग्स मॉडुलस y दिया गया है, हमें बताना है कि इसके सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होगा। नाउ इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप क्लियर है? कोई बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि सॉल्व कैसे करें। एनीवन? इंटीग्रेशन शायद करना पड़ेगा इसमें सर। वेरी गुड, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। नाउ सर टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन होगा। ऑफ कोर्स टोटल इलोंगेशन, बट इलोंगेशन के लिए अपने को फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा इलोंगेशन वाला, और इलोंगेशन के लिए फॉर्मूला सेट कैसे करेंगे? यू विल हैव टू टेक व्हाट एलिमेंट, एलिमेंट, यस सर। यस सर, यस। डीएक्स कंडीशन। dx एलिमेंट का एक एलिमेंट सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेक्शन है dx लेंथ का, है ना, ये जो dx लेंथ का जो एलिमेंट है, इस पर जो वजन पड़ रहा होगा नीचे की तरफ, वो कौन सा होगा? वो होगा इस dx एलिमेंट के नीचे ये जो रॉड है इसका खुद का वजन। एवरीवन से यस और नो? यस। यस सर। फॉरगेट हाँ, अबाउट सर। दिस, ऊपर वाले के पोर्शन को छोड़ दीजिए। मेरा अभी जैसे ही हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हमारा पूरा फोकस उस एलिमेंट पर होता है। इस एलिमेंट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मैं इस एलिमेंट को जरा बाहर निकाल के लेके आता हूँ। मान लीजिए कि ये एलिमेंट कुछ इस तरह का है, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है ना, इसका जो थिकनेस है दैट इज dx, ओके। और इस पर जो नीचे की तरफ जो लोड लग रहा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, जो इस dx लेंथ के एलिमेंट को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा,
that will nothing but the weight of this section. यहां से यहां तक का ये जो सेक्शन है इसका वजन, मुझे नहीं पता कि ये वजन कितना है, पर मान लेते हैं कि ये वजन है कुछ W1। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वजन W1 के बराबर है। ओके, सो हमारा अब सारा फोकस कहाँ होगा? इस एलिमेंट के ऊपर, इस dx एलिमेंट के ऊपर। अगर मैं इसका इलोंगेशन निकाल लेता हूं, फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इस पूरे लेंथ के ऊपर। दैट इज आवर मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ओके, नाउ मैं इसका वेट कैसे कैलकुलेट करूं? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना होगा, इसको मानना पड़ेगा ओरिजिन। लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 0 और यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर एक हम लोग dx एलिमेंट मान लेते हैं। मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास के समय ही कि ये एलिमेंट निकालना सीख लीजिए, आपको थ्रू आउट जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये आपको काम आएगा। ओके, सो रॉड के लिए हम लोग एलिमेंट कैसे लेते थे? एट द डिस्टेंस ऑफ x देयर विल बी अ स्मॉल पोर्शन कॉल्ड dx। अब दिक्कत ये है ना कि सर आप गलती यहां पर कहां कर सकते हो? सोचिए, अगर आपने इसको ओरिजिन मान लिया और यहां से x डिस्टेंस नीचे dx एलिमेंट माना, ओके, तो आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और आप हो सकता है कि कहीं ऐसा ना जा करके इंटीग्रेशन में आप फंस जाए, प्रोबेबिलिटी ये भी है। सो कंसीडर करिएगा कि आप लोअर इंड से ही कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर वेट क्या है? 0, और धीरे धीरे ये वेट का वैल्यू बढ़ते जाएगा ऊपर के तरफ। हम लोग उसी डायरेक्शन में ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। नाउ हियर इस dx एलिमेंट पर जो वेट पड़ रहा होगा W1। मैंने बोला था कि यंग्स मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। इसका मतलब इस छोटे से एलिमेंट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो भी y के बराबर, दैट इज यंग्स मॉडुलस y के बराबर ही होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द इलोंगेशन इन दिस dx एलिमेंट। So by using the formula we can write, यहाँ से सॉल्व करते हैं, जगह मिलेगा। We can write Young's modulus is equal to force into original length divided by area Cross section delta L. into change in length, Delta. delta L, that is delta L। Okay, so इस dx एलिमेंट के लिए लिख रहा है, तो dx एलिमेंट का लेंथ कितना होगा? dx, और फोर्स कितना होगा? W1। तो W1 इंटू dx डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा L। करेक्ट। सो डेल्टा L क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा L को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू f, सॉरी f तो है नहीं, अब W1 हो गया, Into young. W1 इंटू dx डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, ये एरिया A इंटू वाई, ये हो जाएगा। अपने को यही इलोंगेशन चाहिए, है ना, अपने को ये इलोंगेशन चाहिए, बट दैट इज नॉट द टोटल इलोंगेशन। ये टोटल पूरा का पूरा इलोंगेशन नहीं है। सो पूरा का पूरा इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। बट अगेन W1 अपने को नहीं पता है, तो लेट्स फाइंड आउट द W1। पहले W1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इस टोटल रॉड का वेट W है तो 1 यूनिट लेंथ का वेट कितना हो जाएगा? तो फाइंड W1 हम लोग किसके जाएंगे? यूनिटरी मेथड से। सिंस फॉर L लेंथ जो हमारा वेट है दैट इज W, तो यहां से यूनिट लेंथ के लिए जो वेट होगा कितना होगा? इसलिए 1 लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू W बाय L। सो x मीटर के लिए कितना हो जाएगा? इसलिए फॉर x मीटर लेंथ your weight will be equals to W by L into X, okay, and that is equals to W1। so W1 के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे from equation 1 and equation 2।
the delta L from 1 and 2. We can write delta L is equal to Wx by L into A into Y into dx. Am I correct? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई तकलीफ? No one. Oh, great. So इलोंगेशन, अगर मुझे टोटल इलोंगेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L तक. So it will be integrated from 0 to L. Now W L A Y सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, W L A Y x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम, हाँ सिमरन को आग भी गया लगता है, यस सब लोग आगे आगे कैलकुलेट कर लिया. इट विल बी W इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 L A Y, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, so it will become W into L divided by A Y. That will be the total elongation due to its self weight. अच्छा, W की जगह पर हम लोग mg भी लिख सकते हैं ना. अगर इस रॉड का मास m दिया जाता तो वेट की जगह पर क्या होता है, mg. सर लो, जो हमारा आंसर आएगा, आंसर वो आंसर आ गया डेल्टा L इज इक्वल टू W L डिवाइडेड बाई. अच्छा जरा इसको सेंटर ऑफ मास के तरीके से सोच सकते हो क्या, बैच A1, एक्चुअली A2 को तो पता नहीं है सेंटर ऑफ मास, बेसिक तो पता ही होगा. सेंटर ऑफ मास के तरीके से जरा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इस फॉर्मूले को? एनीवन? नो वन? ओके, अगर ये रॉड L है, इसका लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लगेगा, L/2 डिस्टेंस पर, L/2. L/2. और वजन होगा वही W. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक कुछ वही क्वेश्चन हो गया कि एक मासलेस रॉड है, यू नो दिस क्वेश्चन इज लाइक एक मासलेस रॉड होगा L/2 लेंथ का, और इस पर W वेट नीचे की तरफ लटका दिया गया. नाउ इसके वजह से इलोंगेशन क्या होगा, यही होगा WL डिवाइडेड बाई 2A. नहीं, कंपेयर कर लीजिए, ये कुछ उसी तरह का इक्वेशन बना हुआ है. सो आप इसको सेंटर ऑफ मास के मेथड से आप इजीली वन लाइन में सॉल्व कर सकते थे. आपको बस सिर्फ इतना एज्यूम कर लेता था कि मास, मान लीजिए कि इस पूरे रॉड का वेट इसके सेंटर ऑफ मास मतलब L/2 डिस्टेंस पर लग रहा होगा, यही मानना था. ओके, अब अगर सेंटर ऑफ मास पर पूरा वजन मान लिए तो बाकी रॉड का वजन क्या हो जाएगा, मासलेस. ये पूरा मासलेस हो गया, ये सिस्टम पूरा मासलेस हो गया. नाउ अब इसके जो यंग्स मॉडुलस है वो है y, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ हो गया L/2, क्योंकि अब जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, W/2 डिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है. ओके, जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लग रहा है, तो बाकी का जो नीचे का जो रॉड है इस पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये मासलेस हो गया. इसमें तो वैसे भी इलोंगेशन नहीं आना है. इलोंगेशन कितने पार्ट में आएगा, L/2 डिस्टेंस के जो रॉड है उसी में इलोंगेशन आएगा. योर लेंथ विल बी L/2. यू कैन थिंक इन दिस वे टू. ओके, तो ये हो गया, एक हो गया, दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2, सेंटर ऑफ मास मेथड. और जो सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े उनके लिए ये.
A2 बैच के लिए थोड़ा सा ये टफ होगा बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू टेक एलिमेंट्स। स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एनालॉगी विथ स्प्रिंग। ये टॉपिक एक्चुअली में ये कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, ये खोज नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। मैं बोलूंगा इसको एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, क्योंकि स्प्रिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। स्प्रिंग आप लोग सब लोग जानते हो, स्प्रिंग कैसा होता है, उसमें जो फोर्स लगता है वो माइनस ऑफ के एक्स लगता है। तो हम लोग रॉड को कंपेयर कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ। जो भी कोई रॉड होगा उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास जो रॉड है इट्स लाइक दिस, और आप इस रॉड पर एक फोर्स लगा रहे हो। आपने एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, लेट्स से दिस इज फोर्स इज एफ, और आपने एक फोर्स लगाया इधर की तरफ। दिस फोर्स इज नथिंग बट यू कैन से दैट, मैंने बोला था कि कभी कभी ये फोर्स ना दे करके आपको यहाँ पर एक वॉल दिया जा सकता है। दैट मीन्स इस वॉल का मतलब ये है कि आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ये रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो फोर्स दिखा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते। मान लीजिए कि इस फोर्स के वजह से इस रॉड में जो इलोंगेशन हुआ वो कुछ डेल्टा एल हुआ, डेल्टा एल। ओके, अगर इस रॉड का यंग्स मॉडुलस दिया गया है आपको y, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है a, एंड इसका लेंथ दिया गया है l, तो वी कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस वन, y इज इक्वल टू f इंटू l डिवाइडेड बाय व्हाट वी कैन से, दिस क्या होता है a इंटू डेल्टा l। Now this force will be equals to, we can write from here, हम लोग फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं इस इक्वेशन से y इंटू a इंटू डेल्टा l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ फोर्स F exerted on a rod, और उसके वजह से अगर इलोंगेशन डेल्टा L हो रहा है उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू a डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ l इंटू डेल्टा l। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतना पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ हाउ कैन वी कंपेयर विथ अ स्प्रिंग। मान लीजिए कि इसी वॉल के साथ, ये जो वॉल दिया गया है इस वॉल के साथ एक स्प्रिंग बंधा होता, ये रॉड नहीं होता, एक स्प्रिंग होता, लाइक ये कुछ इस तरह का स्प्रिंग होता है। ये रॉड नहीं है, स्प्रिंग है। पुष्पा देख लिया क्या तुमने? यस सर। सर कौन कौन देखा है? और कौन देख लिया? उज्जवल देख लिया, और सर ऋषि भी देख लिया। तुम लोगों के पास टाइम है फिल्म देखने के लिए, हो ठीक है। अब इस पर जो फोर्स नींद के लगेगा, साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम एज एफ लग रहा है, ठीक है। और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के। अब जैसे ही यह फोर्स लगता है, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा ये कुछ एक्स एक्सपेंशन हो गया। दिस एक्सपेंशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज एक्स, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट फोर्स F इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस ऑफ के इंटू एक्स। यस और नो? नाउ कैन वी कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? क्या इस फोर्स और इस फोर्स को दोनों को कंपेयर कर सकते हो? यहां पर आप देखिए जो K है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट K, देयर इज अ कांस्टेंट।
जो एक्सपेंशन है यहाँ पर, जो डेल्टा एल है इस रॉड में, वो स्प्रिंग में क्या है, एक्स। तो मैं इस एक्स को डेल्टा एल से रिप्लेस कर सकता हूं, और इस डेल्टा एल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, के। मतलब इस डेल्टा एल का कोफिशिएंट क्या है, वाई ए डिवाइडेड बाई एल। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए, आपको पता चलेगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट k इज इक्वल टू नथिंग बट y इंटू a डिवाइडेड बाई l। ओके एवरीवन, यस और नो? बोलो ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ओके एक बार फिर से रिपीट करना है। हाँ यस पल्लवी, गो अहेड, बोलिए, कुछ पूछना है क्या? ओके मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बोला कि आपने फोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कि ये है एनालॉगी विथ स्प्रिंग, रॉड का स्प्रिंग के साथ कंपैरिजन, है ना। और ये एज ए ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है टू सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस। मतलब टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एज ए ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला कि अगर एक रॉड है, एक रॉड के ऊपर अगर आप फोर्स F लगाते हो तो इस रॉड के अंदर इलोंगेशन आता है, ये श्योर है, हम लोग जानते हैं पहले से, स्ट्रेस और स्ट्रेन में पढ़ चुके हैं कि एक रॉड के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, करस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेन भी जनरेट होगा। So within the elastic limit that Young's modulus is equal to FL divided by A into delta L होता है, ये होता है फॉर्मूला। ओके मैंने इस फॉर्मूले से मैंने फोर्स का वैल्यू निकाल लिया। फोर्स का वैल्यू यहां से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू ए इंटू डेल्टा एल, वाई ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस रॉड। मैंने ये फोर्स का वैल्यू निकाल लिया। अब मैंने बोला कि अगर इस रॉड के जगह, रुकनुद्दीन माइनस साइन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट माइनस इज नॉट द स्प्रिंग कांस्टेंट ना। व्हाट माइनस इज, माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। ओके सो माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ना, माइनस इज ओनली शोज द डायरेक्शन। नाउ बैक टू द टॉपिक। सो ये हो गया रॉड की कहानी कि अगर मैं रॉड के ऊपर फोर्स F लगाता, इलोंगेशन डेल्टा L होता, इस रॉड का यंग्स मॉडुलस Y, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इस रॉड का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ अगर L होता, तो डेल्टा एल इलोंगेशन के लिए आपको कम से कम ये फोर्स लगाना पड़ता है। इस फोर्स का वैल्यू होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल। पहले तो बताइए कि क्या यहां तक का टॉपिक क्लियर है, क्या यहां तक समझ गए? एवरीवन प्लीज से यस और नो, कुछ तो बोलिए, इसको रिपीट Yes, करना है, फिर से sir. बताना है। Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। अगर अब मैं बोल रहा हूं कि चलिए इस रॉड को हटाओ, एक मोमेंट के लिए इस रॉड को हटा दीजिए, और मैं बोल रहा हूं कि इस रॉड की जगह एक स्प्रिंग लगा दीजिए, क्योंकि इलोंगेशन तो स्प्रिंग में भी होता है, इलोंगेशन रॉड में होता है तो इलोंगेशन स्प्रिंग में भी होता है। मैं बोल रहा हूं कि चलो एक सेकेंड के लिए इस रॉड को हटाइए और इस स्प्रिंग को जोड़ दीजिए, दिस इज रॉड। आप रॉड के जगह वही फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगा दीजिए। अब जब वही फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगाएंगे
जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k और अगर इलोंगेशन x हो गया तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ k इंटू एक्स। सर नो? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि दिस x इज नथिंग बट द डेल्टा एल, if x इज इक्वल टू डेल्टा एल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू डेल्टा एल, ये लिखूंगा। ठीक है, नाउ मैं चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। मैं चाह रहा हूं कि इस रॉड और स्प्रिंग को कंपेयर करिए कि क्या मैं रॉड को हटा करके एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, यस सर। यस और सर। जब मैं इस रॉड को हटा करके स्प्रिंग लगाऊंगा तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, दैट k शुड बी इक्वल्स टू YA डिवाइडेड बाई L, YA डिवाइडेड बाई L। मेरी बात समझ में आ गई? मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे, मैं इसलिए इसको मैं ये कंपैरिजन क्यों करना चाह रहा हूं, आपको ये समझ में आएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं कि इसे अगर एक दीवार के साथ कुछ रॉड ऐसे जुड़े हुए हैं, रॉड कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टील है और ये कॉपर, दिस इज कॉपर। ऑब्वियसली दो मटेरियल है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस, इसका y1 होगा और इसका y2 होगा। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है ना, और दोनों का लेंथ अगर सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं F, व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन, बता सकते हो आप? कैन वी कैलकुलेट दैट? यस सर नो? यस सर। कैसे? वो आप ही ना जानिएगा। अभी तो तुम लोग से पूछेंगे, क्या तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आपके पास एक स्टील का रॉड है, आपके पास एक कॉपर का रॉड है, दोनों का यंग्स मॉडुलस y1 और y2 है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 एंड a2 है, लेंथ दोनों का सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलोंगेशन, फाइंड टोटल इलोंगेशन। सर दोनों अलग अलग इलोंगेशन होगा। सर डेल्टा L1 और डेल्टा L2 निकाल रहे हैं, रेशियो दोनों। वेरी गुड, टोटल इलोंगेशन। तो जो टोटल इलोंगेशन होगा दोनों में, दोनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका, इस रॉड का डेल्टा L1 निकाल लेंगे, इसमें टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, डेल्टा L1, और इस रॉड में इलोंगेशन निकाल लेंगे डेल्टा L2। ठीक है, फोर्स दोनों जगह सेम लगेगा, ओके, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो यहां पर भी फोर्स इधर की तरफ F और इधर की तरफ भी F ही लगेगा। हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, बैलेंस, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा, इधर की तरफ F लगेगा। सो फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, दोनों में इलोंगेशन अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग है। So total elongation will be equals to delta L1 plus delta L2, यही होगा। अरे यार यस सर होगा। नहीं आया समझ में बाकी लोग को? हाँ सर, डेल्टा आप ही L1 लोग। प्लस डेल्टा L2, अब डेल्टा दैट इज इलोंगेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या था, F इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू Y1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 S2 इंटू into Y2। Y2। आई बात समझ में? ये सबको क्लियर है क्या? दैट इज द टोटल इलोंगेशन, दैट विल बी द टोटल इलोंगेशन इन दिस सिस्टम। नाउ इसमें से फोर्स को कॉमन ले लीजिए,
इसमें से फोर्स को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्रैकेट में L1 डिवाइड L1 A1 Y1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई A2 into Y2. Y2, ये आएगा। Yes, sir. यस सर। नाउ इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सर नहीं कर रहे थे पीछे वाला। ओके लिखो लिखो लिखो, ये था क्या? नहीं, ये था। नहीं लिख लिए? नहीं सर, बस एक मिनट। इसको हटाइए साइड वाला। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तब तक पूछ सकता है। एंड अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ है, बोलो। बोले आप जो ऊपर में रॉड का इलोंगेशन और स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम माने हैं, मतलब माने सही है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस रॉड को एक नहीं, सुनो स्प्रिंग का और रॉड का इलोंगेशन सेम होगा? सुनो तो सही। अगर इस रॉड के इलोंगेशन मान लीजिए कि 1 mm हो गया, है ना। अब मुझे एक स्प्रिंग ऐसा है, इसको भी, इस पर भी F फोर्स लगाने के बाद इलोंगेशन 1 mm ही चाहिए। तो क्या मैं उस हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट डिजाइन नहीं कर सकता हूं? पता नहीं। अरे भाई ट्रेन Yes, sir. ट्रेन का भी स्प्रिंग देखा है कभी? यस सर। है। और एक बॉल, एक पेन में भी स्प्रिंग इस्तेमाल होता है। क्या Yes, दोनों sir. के ऊपर सेम इलोंगेशन होगा फोर्स लगाने पर? सेम फोर्स? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जितना अपने को इलोंगेशन चाहिए, जितना अपने को फोर्स चाहिए, वो ऐसा हम स्प्रिंग बना सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर एंड मटेरियल। तो हमारा तो वही तो के लिए बोल रहा था। हमारा तो वही तो कहना है कि से अगर रॉड में एक्सपेंशन डेल्टा एल है, अगर एफ फोर्स लगाने पर, तो वैसा ही एक स्प्रिंग बनाइए जिसमें एफ फोर्स लगाने पर इलोंगेशन डेल्टा एल हो। तो बाकी कोई मसले नहीं सर, बढ़ते हैं आगे। हो गया ना इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो डेल्टा एल का एक जो इक्वेशन आया, ये याद कर लीजिए। एफ ब्रैकेट में L1 बाई A1 Y1 प्लस L2 बाई A2 Y2 बताइएगा मुझे। तो नेक्स्ट पेज कहाँ गया? कहाँ थे हम लोग? इस पेज पर थे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, सो हमारे पास जो डेल्टा एल का जो इक्वेशन आया था प्रीवियस वन में, दैट वाज द एफ इनटू L1 डिवाइडेड बाई A1 Y1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई A2 Y2। ठीक है ना। ये तो हो गया इलोंगेशन। मैं इसको यहीं पर करता हूं होल्ड। ये हो गया मेथड नंबर 1। मैंने बोला अगर अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता, क्वेश्चन सेम है ना, बस मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। जो रॉड था, उस रॉड की जगह पर मैं स्प्रिंग ले लेता हूं। 2 स्प्रिंग है, इसके साथ एक और स्प्रिंग जोड़ देता हूं, और इस पर फोर्स वही है जो उस रॉड पर लग रहा था, F। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ओके, नाउ ये इस फॉर्मूले से आप K के जगह पर K1 का वैल्यू लिख सकते हो। इसका, इस स्टील का लिख सकते हैं ना, YA डिवाइडेड बाई L। जस्ट मैं K1 इज इक्वल टू, दैट इज, ये तो स्टील के जगह पर आया है और ये कॉपर के जगह पर आया है।
ओके, K1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Y1 A1 डिवाइडेड बाई L1 L1 जो भी है, और K2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Y2 A2 डिवाइडेड बाई L2, लिख सकता हूं ना। अब बताइए कि अगर दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? 1/K1 + 1/K2। ओके ग्रेट। तो हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं एनएलएम में कि अगर दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेट्स से कि अगर ये K1 है और ये K2 है, तो यहाँ पर K 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर भी दो स्प्रिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। इन दोनों के वजह से हम लोग एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। 1/K इक्विवेलेंट will be equals to 1/K1 plus 1/K2, and that will be equals to L1 divided by Y1 into A1 plus L2 divided by Y2 into A2. This is 1/K equivalent. Okay. Now हम लोग जानते हैं since F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट इंटू इलोंगेशन X, दैट इज डेल्टा X या X जो भी कह लीजिए। मुझे फाइंड आउट करना था इलोंगेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं डेल्टा X या X इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, X इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू 1/K इक्विवेलेंट, बात तो एक ही हो गया। अब 1/K इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, सी देयर, हियर इट इज द इक्वेशन। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय Y1 इंटू A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय Y2 इंटू A2 इंटू फोर्स का वैल्यू F। ये जो X है यही तो इलोंगेशन है, दैट इज डेल्टा L। अब समझिए कि मैंने ये मेथड नंबर 2 क्यों बताया, बिकॉज आपने जो मेथड बनाया था, पहले वाला तरीका से जो बनाया था, इसका भी आंसर सेम है, और स्प्रिंग मेथड से जो मैंने बताया इसका भी आंसर सेम है। ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस कि इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब आप बोलोगे नहीं वही आसान है, माना इस क्वेश्चन के लिए वही तरीका आसान है, लेकिन क्या होगा अगर रॉड का कनेक्शन कुछ इस तरह से मिलने लगे, एक रॉड ऐसा है, दूसरा रॉड ऐसा है ना, इसके बगल में एक रॉड ऐसा है, और इन तीनों के साथ एक वजन लटका दिया गया W वेट का, है ना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। ये स्टील, ये एल्युमिनियम, ये कॉपर, है ना, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग, सबका लेंथ अलग। ये क्वेश्चन अगेन अगर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप वैसे भी कर सकते हो। द अनदर मेथड इज स्प्रिंग मेथड, कि आप इन सारे रॉड को हटाइए और मान लीजिए कि इनके जगह पर एक स्प्रिंग लगा होगा, इसके जगह पर एक स्प्रिंग लगा होगा, और इसके जगह पर एक स्प्रिंग लगा होगा, एंड यही क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। एक सिस्टम है जहां पर एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है, इसके साथ एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है, और बगल में एक स्प्रिंग ऐसा है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। अगर ये W वेट है तो इस सिस्टम में इलोंगेशन कितना होगा,
These two questions are equivalent to each other. दोनों क्वेश्चन इक्विवेलेंट। अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप कौन सा मेथड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मेरा काम था बताना कि मैंने आपको बता दिया, इसी आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप स्प्रिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई, कितने लोगों को क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। सी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इस मेथड से, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जो कि सेम इसी पर बेस्ड है। आगे बढ़े या किसी को पूछना है? एक मिनट लिखने दे। ये गलत है, दिस इज नॉट बल्क मॉड्यूलस। मेरा बस इतना ही कहने का मतलब है कि आप एक रॉड को हटा करके एक स्प्रिंग लगा सकते हो, है ना। उस रॉड में यंग्स मॉडुलस इंपॉर्टेंट था, स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, K इज इक्वल टू YA डिवाइडेड बाई L। हाँ उज्जवल बोलो ना। उज्जवल कुछ पूछना है क्या? जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि अगर आप किसी रॉड को स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस Y इंटू A डिवाइडेड बाई L। किसी ने क्लास में एक बार पूछा भी था कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिसाइड करते कैसे हैं। सी दिस इज हाउ वी डिसाइड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? अगर डायमीटर D है तो पाई D स्क्वायर बाई 4 Y इंटू पाई D स्क्वायर divided by 4 into L. Okay, this L is what? L is the length of a spring, D is the diameter of that spring, and Y is the Young's modulus of the material used to make a spring. तो आप किसी भी स्प्रिंग का जो कांस्टेंट वैल्यू है, K का वैल्यू है, आप इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हो। यू कैन सी हियर, सी दिख रहा है आपको? समझ में आया कि कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाता है? अगर आपको स्प्रिंग बनाना है ऑफ अ पर्टिकुलर स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो दिस फार्मूला इज हेल्पफुल फॉर यू। आप इसी फार्मूले के यूज से स्प्रिंग भी बना सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्प्रिंग बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और इसमें डीप ये हो जाता है, बताओ या रहने दो, छोड़ो, इतना ही समझो। हो गया ये? यस सर। Yes. एवरीवन कंप्लीटेड? ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, जस्ट ट्राई इट एट होम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, रॉड of length 2L and radius 2R is welded
विथ, ये है स्टील रॉड है ना, a steel rod of length 2L and radius 2R is welded with a copper rod of length L and radius R. A rod of length 2L and radius 2R is welded with a copper of length L and radius R is kept in a horizontal plane. ठीक है, horizontal plane. If force F is applied, force F is applied at both the ends to elongate the bars. Find ratio of elongation find the ratio of elongation in steel to copper rod. Advanced 2015. है ना, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है बट द सेंस वाज सेम. ये क्वेश्चन है, एक रॉड है इसका लेंथ 2L है और इसका रेडियस है 2R, उसको एक कॉपर रॉड के साथ जोड़ दिया गया था जिसका लेंथ है L एंड रेडियस है R. इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाता है. अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है एट द बोथ द एंड्स, दोनों एंड पर F फोर्स लगाया जाता है टू इलोंगेट द बार. फाइंड द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन स्टील टू द कॉपर रॉड. दोनों रॉड में जो इलोंगेशन आएगा उनका रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, दैट इज होमवर्क फॉर यू ऑल. 2 क्वेश्चन हो गया होमवर्क, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अ न्यू कंसेप्ट. ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन. घर पे जाकर के एक बार वापस से रिवाइज करिएगा. मैंने जो बोला है उसको आप ध्यान से एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा. स्प्रिंग को आप रॉड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. किसी भी रॉड के प्रॉब्लम को, स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रॉड के जगह स्प्रिंग लगा सकते हैं, बशर्ते स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू, बस कंसेप्ट की पॉइंट यही है, इस स्प्रिंग का के का वैल्यू होगा YA डिवाइडेड बाई L. दिस इज, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इससे आप बहुत हेवी क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन इलोंगेशन. तो स्प्रिंग का वर्क डन पढ़ चुके हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वहां पर भी हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर. तो वहां पर भी रॉड के जगह पर स्प्रिंग मान करके हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि ये बहुत ही तगड़ा ट्रिक है किसी भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए.
अविनाश, आप लोग जब बोलोगे तब आप लोगों का मैं डाउट सेशन लगा दूंगा। आप लोग कब से तैयार हो? आप लोग बोलिए तो सही कि हमारे क्वेश्चन बन के तैयार है। आप लोग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाए हो अभी तक। सो क्लास इज एंडेड ओवर हियर। जिसको जाना है वो जा सकता है।